दरवाजे के बाहर खड़ा शारिफ सारी गुफ्तगू सुन चुका था, जिसमें उस लड़की की आवाज़ में तो सिर्फ मिनमिनाहट ही सुनाई दी थी, लेकिन दारूक के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। वो उसकी बीवी थी, निकाह हो चुका था, लेकिन निकाह किन हालात में हुआ था, ये जानना अभी बाकी था। कोई ना कोई मसला तो था, उनमें कोई ना कोई कहानी छुपी थी। सबसे पहले ये जानना था कि आखिर वो लड़की कौन है। देखने में तो वो लड़की मासूम सी लगती थी। वो उसे यकीन था कि वो दारू के बारे में भी कुछ नहीं जानती। बात करने का अंदाज़, पहनने ओढ़ने के सलीके से वो पाकिस्तानी ही लग रही थी। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो दारूक तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान गया ही नहीं था। दारूक के बारे में वो तकरीबन 2.5 साल से जानता था कि वो रूह का भाई है। जब यारम पर दुश्मनों ने हमला किया, उससे ही यारम को बचाया था और रूह को भी अपनी जान पर खेलकर अस्पताल पहुँचाया था। जब तक वो सब लोग स्विट्ज़रलैंड पहुँचे, शाहरुख वहीं रू के करीब रहा था। रू को तो होश ही नहीं था किसी चीज़ का। शाहरुख को मिस्र इलाज के लिए पहुँचाने का मशवरा भी दारूक ने ही दिया था। वो उनके लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद साबित हुआ था, लेकिन उसका अंदाज़ ही ऐसा था कि वो उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहते थे। एक तो वो बहुत ज़्यादा मग़रूर था, दूसरा उसमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ऐसे लोगों से शारिफ की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो किसी भी एंगल से रू का भाई नहीं लगता था। रू का भाई तो सिर्फ़ वो ही था। मुँह बोला, ये सही, लेकिन रो पर ज़्यादा हक उसी का था, उसकी अपनी सोच के मुताबिक। और जब से ये हिस्सेदार उसके सामने आया था, उसे ज़हर से कम नहीं लगता था। अब इस हिस्सेदार की एक और कहानी सामने आ चुकी थी। उसका इरादा उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही उस बारे में यारम को सब कुछ बताने का था। खामोशी से उसके घर से निकलकर अपने घर में दाखिल हो चुका था। वो लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले थे। शारिफ ने अपना घर बनवाया था, क्योंकि ये फ्लैट उनके ऑफिस से बहुत दूर था। आने जाने में काफ़ी ज़्यादा मसला होता था और इस घर को छोड़ने से पहले वो इस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। वो उसकी आंखों में देखती उसके गुस्से से काफ़ी खौफज़दा थी। वो तो यही सोच रही थी कि 6 महीने बाद उन दोनों में मौजूद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वो अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लगेंगे अपने अपने तरीके से। लेकिन उस आदमी ने तो अब उसे परेशानी में डाल दिया था। वो तो वापस अपने मुल्क जाने का इरादा रखती थी। 6 महीने में अपना इलाज करवा कर वो वापस चले जाना चाहती थी। उसका यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन दारूक तो उससे कोई और ही कहानी सुना रहा था। उसका सारा जिस्म काँप रहा था, क्योंकि ठंडे पानी ने अपना काम दिखाया था। इस सर्दी में दारू की इस हरकत में उसे अच्छा ख़ासा शर्मिंदा कर दिया था, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं हुआ था। वो उससे घूरे जा रहा था, जबकि वो खामोशी से नज़रें झुकाए उसकी भीगी हुई सफ़ेद शर्ट पर जमाए उसके सहारे पर खड़ी थी। जब वो आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाता, उस नाज़ुक से पैकर को बाहर ले आया। मेरे दिल में जो था, मैं तुम्हें साफ-साफ बता चुका हूँ। मैं अपनी मलकियत में आई किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता, बेशक वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। जो मेरा है, वो सिर्फ़ मेरा है। मुझसे निकाह करके तुम मुझसे जुड़े हर रिश्ते को कबूल कर चुकी हो। अब तुम पर सिर्फ़ मेरा हक है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये सोच है कि मैं तुम्हें 6 महीने के बाद छोड़ दूँगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा रखता, तो कभी अपने घर, अपने कमरे, अपने बेड पर तुम्हें जगह नहीं देता। अब जैसे भी है, इस रिश्ते को चलाओ। तुम्हें चलाना पड़ेगा। अब तुम मुझसे जुड़ चुकी हो। जब तक मेरी सांसें ख़त्म नहीं हो जाती, तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग नहीं होगा। तुम्हें मुझे कबूल करना होगा। मन मर्ज़ी से करो या फिर ज़बरदस्ती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे आहिस्ता से बेड पर रखता वो अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। अलमारी से अपनी एक शर्ट और ट्राउज़र निकालता वापस बेड पर आया। ये पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो कपड़े बेड पर रखता आकर दूसरी तरफ बेड पर बैठ गया। कहाँ जा रही हो? वो उसे उठते देखकर पूछने लगा, कपड़े चेंज करने? वो बेहद मध्यम आवाज़ से बोली थी। इतनी देर में उसके सरगोशीनुमा आवाज़ गूंजी थी। जाने क्यों उसके अंदाज पर दारू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। यहीं पर चेंज कर लो। इतने में क्या पर्दे? कौन-सा ये पर्दे सारी ज़िंदगी रहेंगे। वो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोला तो परी के गाल सुर्ख हो गए। इस आदमी का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। परी तो उसके बदलते अंदाज से कहीं परेशान हो गई थी। नहीं, मैं वॉशरूम में ही चेंज करूंगी। उसकी आवाज़ इस दफ़ा बिल्कुल भी नहीं निकली थी। ये आवाज़ भी कितनी बेवफ़ा होती है। जहाँ निकलनी चाहिए वहाँ नहीं निकलती और जहाँ नहीं निकलनी चाहिए वहाँ लाउड स्पीकर का काम सरअंजाम देती है। चलो, फिर चू-चू शुरू हो गई। जाओ जाकर चेंज करो। पहले थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती थी, अब तो ये बिल्कुल ही गूंगी हो गई है। दारूक बदमज़ा हुआ, जबकि परी ने वहाँ से भागने में ही अपनी बेहतरी समझी, क्योंकि इस आदमी का दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब उससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती थी। घर से बाहर नौकरी करने के बारे में सोच रही थी कि आज वो इरादा भी उससे तर्क कर दिया था। सिर्फ हाथ मिलाने पर उससे उसे
पूरी तरह से निला दिया था। अगर गलती से किसी दूसरे के साथ काम करती तो उसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ सकता था। उसकी धमकी याद आते ही वो वॉशरूम में बंद होती ही अपने कपड़े चेंज करने लगी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था वो नहीं जानता था। फिलहाल वो परी से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। हाँ, ये हकीकत थी कि उससे निकाह करने से पहले ही वो सोच चुका था कि जिस भी लड़की से निकाह करेगा, उसे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो दरकुशम कय्यूम खलील है, कय्यूम खलील नहीं। वो अपने बाप जैसा नहीं था। उसने अपने आप को कभी भी कय्यूम खलील नहीं बनने दिया था। उससे कभी किसी औरत को गलत निगाह से नहीं देखा था। परी के साथ उसका किस किस्म का ताल्लुक था, वो निकाह के बाद समझने लगा था। निकाह से पहले ही उसे सोच लिया था कि अगर वो इस लड़की से निकाह करेगा, तो इसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और यही बात उससे शादी की रात भी परी को बताती थी कि वो 6 महीने बाद उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन परी उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उससे कहा कि वो खुद अपनी नौकरी करेगी और उसके साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लेकिन ताल्लुक रखना ना रखना उसकी मर्ज़ी थी। और 6 महीने इलाज के दौरान वो उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन ले या उसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो। लेकिन ये सच था, वो इस लड़की को अपनी ज़िम्मेदारी मानता था। पर इससे शादी की सबसे बड़ी वजह उसका बेसहारा होना था। वो क्या थी, क्या नहीं, उसे नहीं पता था। बस इतना पता था कि उसकी और इसकी कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। बस फ़र्क इतना था कि उसे कोई पैदा करके कचरे में डाल गया और उसे पैदा करके हीरा मंडी छोड़ गया। ऐसे लोगों का कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, और अल्लाह ही उनके लिए सहारे ढूँढ लेता है। जब उसके दिल में परी से शादी का ख़्याल आया, वो तभी समझ चुका था कि अल्लाह ने इस लड़की को उसी के लिए भेजा है और अब वो उसी की थी। और आज परी को ये सब कुछ बताने का मकसद भी बस यही था कि वो अपने आप को इस रिश्ते के लिए तैयार कर ले। वो अपने दिल में उसके अलावा और किसी को ना लाए। ना जाने क्यों वो चाहता था कि इस छोटी सी लड़की को उससे मोहब्बत हो जाए। आज तक जिससे भी मिला था, जिसको भी जाना था, उससे उससे नफ़रत ही की थी। बेशक वो उसकी बहन ही क्यों ना हो, और उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों वो चाहता था कि परी उससे मोहब्बत करे। वो उसे इसी वक़्त वहाँ से वापस ले आया था। उसके बाद उन दोनों में कोई ख़ास बात नहीं हुई थी। दारू घर आते ही कमरे में घुस गया, जबकि वो खाना बनाने लगी। लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसे खाना बनाने से मना कर चुका था। शाम में उससे बाहर से खाना मंगवाया था, जो उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया, दोनों ने खाना खा लिया। खाने के बाद उससे ना जाने किस तरह उस पर तरस खाकर उसके लिए कहवा बनाया था, जो उससे बिना चूँ-चुरा किए पी लिया, क्योंकि वो बहुत सख्त नज़रों से उसे घूर रहा था। जैसे उसे उससे नहीं भिगोया हो, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से भीगी हो। वो बेड पर एक तरफ बड़ी काँप रही थी। हर थोड़ी देर बाद अच्छू-अच्छू ने उसकी नींद हसाब कर रखी थी, जबकि दारू कुछ फासले पर बड़े मज़े से टीवी पर कुछ लगाए एंजॉय कर रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसकी वजह से इसी कमरे में मौजूद दूसरा वजूद मुसीबत में है। उसे हैरत थी कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ था। वो भी तो उसी के साथ भीगा था और उसकी भी जान असाब करती थी। या अल्लाह, मैं मासूम छोटी सी जान इस खड़ूस से होकर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन ये उधार है, याद रखिएगा। आपको मुझे इतनी ताकत देनी होगी कि मैं इस जल्लाद से अपना बदला ले सकूं, और इसे बता भी सकूं कि मैं कोई चू चू करने वाली चूसी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक औरत हूँ। और औरत की ताकत कोई इस दुनिया में कोई भी मर्द ललकार नहीं सकता। या अल्लाह जी, प्लीज़ मुझे इतनी ताकत दें। ये खड़ूस जो मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करता है। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मानती, बस थोड़ी सी सेहत दे दें, बाकी मैं खुद से ही सँभाल लूँगी। आपको तो पता है, इस सेहत की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा कम है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे सेहत मिल जाएगी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। फिर तो मैं इस आदमी को मुँह भी नहीं लगाऊँगी। नहीं, नहीं अल्लाह जी, ये मत समझिएगा कि मैं मगरूर हो जाऊँगी। मुझे पता है आपको मगरूर लोग नहीं पसंद। मैं बिल्कुल गरूर नहीं करूँगी। बस थोड़ी-सी सेहत दे दें। अब तो इस आदमी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। पता नहीं इस साइको आदमी के दिमाग में क्या चलता है। पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहा था। अगर इसको सारी ज़िंदगी मेरे साथ निभा करना था, तो इतनी फ़िज़ूल बकवास करने की क्या ही ज़रूरत थी? मैं पसंद भी नहीं हूँ, प्लास्टिक की गुड़िया जैसी दिखती हूँ। मुझे देखकर कोई फ़ीलिंग्स नहीं जागती। चूँ-चूँ करने वाली चूज़ी हूँ मैं। लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी ये जनाब मेरे साथ रहना चाहते हैं। अगर पहले ही माइंड बना लिया था सारी ज़िंदगी इस शादी को निभाने का, तो मुझे बता देते कि मैं तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। बेकार में मुझे इतनी टेंशन दी और जगह-जगह पर नौकरी के लिए भेजा। और तो और अपना फैसला सुना दिया। मुझसे एक बार पूछने की सहमत नहीं की, मैं क्या इरादा रखती हूँ इस शादी को लेकर।
ठीक है, मैं भी अल्लाह का नापसंदीदा काम हरगिज़ नहीं करना चाहती। लेकिन बंदा एक बार पूछता तो है। मैं कौन-सा आगे से ही कह देती कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई हो, मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त की हो, उससे अलग होने के बारे में सोचना ही बेवकूफ़ी है। जो शख्स बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी मतलब के किसी की मदद करे, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। और उसे यकीन भी था कि दारू बुरा नहीं है। हाँ, बस हुक्म चलाने की आदत है। एक बार जो काम कह दिया तो कह दिया। कैसे एक ही लम्हे में कह दिया कि वो उसकी बीवी है और वो उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। यही बात वो सुकून और तहम्मुल से भी उसे समझा सकता था। लेकिन नहीं, अगर तरीके से बात कर ले तो उसे दारू कौन कहे। वो हर थोड़ी देर बाद झिंकती अपनी ही सोचों में मसरूफ़ थी। अच्छी-खासी तबीयत आज उस शख़्स से सिर्फ़ अपनी एक बात समझाने के लिए बिगाड़ के रखती थी। उसका सारा जिस्म सर्दी से काँप रहा था। वैसे में नींद आना तो तकरीबन नामुमकिन था। कमरे में खामोशी छा गई थी और फिर अंधेरा भी। शायद मूवी ख़त्म हो चुकी थी जिसमें मसरूफ़ था। इधर आओ मेरे पास। वो टीवी बंद करके बेड पर लेटते हुए उससे कहने लगा, जी। वो उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी देर के बाद बोली। बहरी हो क्या? इधर आओ मेरे पास। वो उसे फिर से कहने लगा तो बड़ी घबराहट सी होने लगी। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पर। वो ब्लैंकेट को मज़बूती से हाथों में थामते ही कमज़ोर से लहजे में बोली। मैंने कहा मेरे पास आओ, वरना सारी रात यूं ही कामती रहोगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? वो ज़रा सख्ती से बोला था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएँ। वो परेशानी से बोली। घबराहट उसके लहजे से साफ वाज़िह थी। दिमाग खराब कर रखा है तुमने लड़की। इधर आओ मेरे पास। वो गुस्से से कहता उसे लम्हे में खींचकर अपने करीब कर चुका था। अचानक उसकी हरकत पर वो उसके सीने से जा लगी थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब आखिरी बार बता रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगा, तो तुम भी मुझसे भागना छोड़ दो। हाँ, ये बात ठीक है कि तुम्हारे इलाज से पहले मैं तुम्हारे साथ इस तरह कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मेरी हो चुकी हो, अब क़यामत तक मेरी ही रहोगी। तुम्हारी बीमारी का लिहाज़ कर रहा हूँ, वरना कब का तुम्हें इस बात का एहसास दिला चुका होता। लेकिन बिगड़ा अब भी कुछ नहीं है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आज ही सारी दूरियाँ ख़त्म कर दूँ। वो उससे कान में भारी आवाज़ में सरगोशी करता उसे घबराने पर मजबूर कर गया। नहीं, मैं ठीक हूँ। अब कमरे में सिर्फ परी की सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। वो उसका हाथ अपनी कमर पर महसूस करते हुए कांप रही थी, जबकि वो उसके डर पर मुस्कुराते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ से हिला रहा था। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं प्लास्टिक की गुड़िया हूँ, चूचू करने वाली चूज़ी हूँ, तो अब कैसे आप ये सब कुछ? उसे जवाब चाहिए था। अब भी मैं तुम्हें यही कहूँगा, तुम चूज़ी हो, लेकिन सिर्फ़ मेरी चूज़ी। तुम गुड़िया भी हो, लेकिन सिर्फ़ मेरी गुड़िया। तुम्हें कोई और देखे या छुए ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने कहा था आपको मुझ पर तरस आता है। वो एक और बात सोचते हुए बोली, जबकि उसका अपना चेहरा उसके सीने से हटाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त उसका सीना बेहद गर्म था और ये गर्माइश उसे बेहद प्यारी लग रही थी। लेकिन फिर भी करवट बदलकर अपनी नाराज़गी जताने लगी। हाँ, मुझे तरस आता है तुम पर, क्योंकि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। तुम्हारी सेहत नहीं है मुझ जैसा बंदा बर्दाश्त करने की। वो एक झटके से उसे अपने बेहद करीब करता उसके कान पर लपकते हुए बोला। उसकी इस हरकत ने परी के पूरे जिस्म में सनसनाहट पैदा कर दी थी। उसके लबों का लम्स अपने कानों की लो पर और उसका हाथ अपनी पीठ पर महसूस करती वो सख्ती से आंखें बंद कर गई। परी इंतजार में थी कि कब वो अगली हरकत करेगा, लेकिन उसका इंतजार इंतजार ही रहा। जब उसे अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसों का लम्स महसूस हुआ, वो सो चुका था और वो बेकार में उससे डरे जा रही थी कि ना जाने वो उसके साथ क्या कर देगा। ये बात तो अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि वो उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। इतना बुरा भी नहीं है वो। सोचते हुए परी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसे अपने करीब महसूस करके उसके गाल सूख हो चुके थे। ना जाने क्यों उसे उससे बहुत शर्म आ रही थी, जबकि उसने इस तरह की कोई हरकत भी नहीं की थी कि वो शर्माती। लेकिन फिर भी वो उसकी छोटी सी जान को बड़ी मुश्किल में डाल चुका था। उसकी पीठ उसके गर्म सीने से लगी हुई थी। वो उसे पूरी तरह से अपने हसार में कैद किए हुए था। उसका एक हाथ उसके नीचे था, जबकि दूसरे हाथ से वो उसे पूरी तरह से सर्दी से महफूज रखे हुए था। इससे पहले वो कभी उसे इतना अच्छा नहीं लगा था। हमेशा अकड़ कर बात करना, सच महरी दिखाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो किसी का एहसास नहीं करता था,
सब लोग उसे पत्थर दिल या बेदिल कहते थे। सबका अपने शोहर के बारे में इस तरह के अल्फाज कहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो किसी को मना भी नहीं करती थी, क्योंकि वो खुद भी उसे वैसा ही लगने लगा था जैसा सबको लगता था। लेकिन आज तक वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद अच्छा लग रहा था, या शायद बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी ही सोचों में गुम उसे अब नींद आने लगी थी। उसे मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। बचाओ, प्लीज़ कोई बचाओ, कोई तो रोसी को बचाओ। देखो वो मर जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। रोज़ी आँखें खोलो, रोज़ी प्लीज़ आँखें खोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। बचाओ, प्लीज़ बचाओ, बचाओ रोज़ी, रोज़ी। वो मुसलसल नींद में बड़बड़ाई जा रही थी, जबकि दारूक परेशानी से उसे देख रहा था। उसे उसे जगाने की गलती हरगिज़ नहीं की थी। वो जानना चाहता था कि कहीं उसके डर की वजह से उसके ख्वाब तो नहीं। वो पहले भी उसे कई बार ख्वाब में बड़बड़ाते हुए दिखी थी, लेकिन उसने हमेशा उसे जगा दिया था। वो उसके डरावने ख्वाब मुकम्मल नहीं होने देता था। लेकिन आज उसने फैसला कर लिया था, अगर वो खुद उसे कुछ बताने को तैयार नहीं, तो वो उसके ख्वाबों के सहारे उसके डर की वजह जानेगा। वो मुसलसल नींद में बोले जा रही थी। उसके पिछले ख्वाब भी उसी ख्वाब से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि वो हमेशा नींद में किसी को बचाने की बात करती थी और फिर बाद में किसी का नाम लेते हुए उसे आंखें खोलने का कहती थी। वो किससे बातें करती थी? कौन था उसके ख्वाबों के पीछे, जिससे वो अनजान था? और वो सब कुछ जानना चाहता था। वो इस लड़की के किसी भी तल्ख पहलू से अनजान नहीं रहना चाहता था, और ना ही वो रह सकता था। शायद उसकी बीमारी के पीछे भी ऐसा ही कोई ख्वाब होगा। क्या मुमकिन है उन ख्वाबों के पीछे ही हकीकत थी? वो बस गौर से उसे सुने जा रहा था, उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। वो जानता था उसका एक लफ्ज़ भी बेमानी और बेवजह नहीं है। उन सब के पीछे कोई ना कोई वजह है, और वो ये वजह जानकर ही दम लेगा। बचाओ, प्लीज़ कोई तो बचाओ, रोज़ी, प्लीज़ रोज़ी। परी चिल्लाती हुई अचानक उठकर बैठ गई थी और अब अनजान नजरों से दारू को देखने लगी। दारू भी उसी को बहुत गौर से देख रहा था, जबकि उसके इस तरह से देखने पर वो उससे नजरें चुराकर ज़मीन को देखने लगी। इस वक्त उसकी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। वो कभी ज़मीन को देखती तो कभी अपनी उंगलियां चटकने लगती। वो बहुत अजीब तरह से हर चीज़ पर गौर कर रही थी, जैसे वो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी ना जानती हो। और दूर वो दारू को भी इस तरह से एक नज़र चुरा रही थी, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। तुम ठीक हो? वो उसकी अजीबो-गरीब हरकतें देखता पूछने लगा, हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वो अचानक फुकलाकर पूछने लगी, जिस पर दारू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है। काफ़ी देर से बड़बड़ा रही थी तुम नींद में। उससे मुस्कुराते हुए पूछा, तो जैसे कोई साया-सा उसके चेहरे पर आकर गायब हुआ। एक अजीब-सी बेचैनी थी जो वो छुपा रही थी। हाँ, शायद कोई ख्वाब। उसके पास कोई जवाब नहीं था जो वो उसे देती। ये ज़ोई कौन है? उसकी बेचैनी को महसूस करते हुए उससे सवाल किया, सोई? कौन? सोई? नहीं जानती मैं। नहीं जानती किसी सोई को, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। पूरी तरह से खौफ से काँपी थी, दोबारा बेड पर लेटी खुद पर ब्लैंकेट ले चुकी थी। परी, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बेचैनी में तुम्हारे साथ रहूँगा। प्लीज़ मुझे बताओ, ये डर है जो तुम्हें अंदर से इतना खौफज़दा किए हुए है कि तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। परी, बात सुनो मेरी। प्लीज़ मुझे बताओ कि कौन-सी चीज़ तुम्हें डराती है? परी, जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करवा पाऊँगा। तुम्हारे इलाज के लिए तुम्हारे डर का ख़त्म करना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारी सोच क्या है? तुम्हारा ख्वाब क्या है? मैं जानता हूँ इन ख्वाबों के पीछे कोई वजह है। प्लीज़ मुझे बता दो। वो उठकर उसके पास आते हुए उससे पूछने लगा, लेकिन वो शायद कुछ भी ना बताने की कसम खाए हुए थी। वो सख्ती से अपनी आँखें मीचे मुसलसल काँप रही थी। मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं जानती। आप पता नहीं किसके बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दें। वो ऊँची आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली थी, और ऐसा पहली बार हुआ था जब उसे उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। मैं जानता हूँ कोई है। तुम्हारे ख्वाबों के पीछे कोई है। बताओ मुझे, अपने ख्वाब में किसको देख रही थी तुम? कौन है तुम्हारे डर की वजह? अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो तुम्हारा इलाज ही मुमकिन नहीं हो पाएगा। कौन है ज़ोई? बताओ, किसको बचाने की बात कर रही थी तुम? मुझे बताओ, मैं बचाऊँगा उसे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसे बचा लूँगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए कहने लगा, आप बचाओगे उसे? वो उसके हाथ थामते हुए उठकर बैठ गई थी। हाँ, मैं उसे बचाऊँगा। तुम मुझे बताओ, आखिर वो है कौन? क्या मसला है उसके साथ? बस तुम मुझे अपनी परेशानी की वजह बता दो। वो उसे आहिस्ता से अपने सीने से लगाता उसे यकीन दिलाने लगा, कोई नहीं बचा सकता उसे, आप भी नहीं बचा सकते।
वो अचानक उसे धक्का देती, उससे अलग होती, काफ़ी दूर होकर बैठी थी। कोई नहीं बचा पाया उसे। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन उस ज़ालिम ने नहीं छोड़ा उसे। मेरे सामने मार दिया उसे। मैं उसे नहीं बचा पाई। मैं उसके पास थी, इतने पास। वो अपना और उसका फासला दिखाते हुए बता रही थी। मैं नहीं बचा पाई तो आप कैसे बचाएँगे? कोई नहीं बचा सकता उसे, मर गई मेरी ज़ोया। मेरे सामने मर गई। किसी ने नहीं बचाया उसे, किसी ने भी नहीं। वो बेडग्राउंड से सर लगाती आहिस्ता से अपनी आँखें बंद कर चुकी थी। परी, मुझे पूरी बात बताओ। किसने मारा उसे? कैसे मर गई ज़ोया? क्या तुम्हारे सामने उसका कत्ल किया गया था? बताओ मुझे। उसके पास आते हुए उसका कंधा हिलाने लगा, लेकिन वो होश में होती तो उससे कुछ बताती। उसका चेहरा सट पड़ चुका था और वजूद बेजान हो चुका था। उसके गाल थपथपाकर वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सांस लेने में शायद मसला हो रहा था। वो बेचैन होकर उसे अपनी बाहों में उठाता, घर से बाहर भागा था। अंदर उसका इलाज चल रहा था, जबकि वो बेचैनी से बाहर के चक्कर काट रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि होप से उसका खून सूख रहा है, यानी कि उसकी बीमारी जोर पकड़ रही है। वो बेहद परेशान था। उसके पास उसकी परेशानी का बस एक ही हल था। डॉक्टर को उनके काम पर लगाकर अपना फ़ोन लिए वो अस्पताल से बाहर आ गया था। एक दो कॉल पर दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं की गई, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी। वो मुसलसल फ़ोन करे जा रहा था। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। अरे दारुक बेटा, खैरियत तो है? तुम इस वक्त मुझे फ़ोन कर रहे हो? परी तो ठीक है ना बेटा? अन बाबा परेशानी से कहने लगे। नहीं, परी ठीक नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा प्लीज़। हाँ बेटा, बोलो, क्या पूछना चाहते हो तुम? अन बाबा ने फ़ौरन कहा। ज़ोया कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो अनजान बने। मेरा मतलब साफ है हान बाबा, मुझे बताएं वो लड़की ज़ोया कौन है? बल्कि कौन थी? मुझे ज़ोया के बारे में सब कुछ जानना है। प्लीज़ मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दीजिए। परी की बीमारी का इलाज हम ढूंढ लेंगे। आप मुझे बस ज़ोया के बारे में सब कुछ बताइए। परी का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका डर ख़त्म करना है। अगर आप मुझे ज़ोया के बारे में सब कुछ बताएंगे, तो हम परी का इलाज आसानी से करवा सकेंगे। देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊँगा। तुम उसके शौहर हो, तुम्हारा पूरा हक बनता है उसके बारे में सब कुछ जानने का। अन बाबा ने तो उम्मीद बांधते हुए कहा। खान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ साफ-साफ बात करें। मेरी बीवी के साथ क्या मसला है? प्लीज़ बताएँ मुझे, और इस लड़की के बारे में भी बताएँ जिसका वो ज़िक्र कर रही है। वो वापस अंदर जाना चाहता था। परी को यहाँ अकेले वो नहीं छोड़ सकता था, और इस वक्त वहाँ डॉक्टर्स के अलावा उसके पास और कोई नहीं था। देखो बेटा, दरअसल बात ये है कि ज़ोया कोई नहीं है। ये सिर्फ़ उसकी बीमारी का हिस्सा है। अन बाबा ने बात शुरू की। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझा नहीं। प्लीज़ क्लियर बात करें। मैं तुम्हें क्लियर ये बता रहा हूँ दारुक, ज़ोया नाम की कोई लड़की है ही नहीं, और ना कभी थी। ज़ोया सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख़्याली किरदार है जो परी ने खुद बनाया है। बीमारी के दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके साथ कोई लड़की है, जो हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन फिर कुछ हुआ और वो लड़की मर गई। और अब कभी-कभी परी वही सारी चीज़ें सोचती है, लेकिन जब उसका इलाज शुरू होता है, तब उसका ये सारी सोचें ख़त्म होने लगती हैं। मेरा मतलब है वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन कभी-कभी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपने ही इमेजिनेशन से खौफज़दा रहती है। अब जिस लड़की का ज़िक्र वो कर रही है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं। वो ना तो कभी ज़िंदा थी और ना कभी उसके सामने उसकी मौत हुई। उसने खुद ही एक कहानी बनाई है कि वो सब कुछ इसकी आँखों के सामने हुआ है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ़ उसकी सोच है, जो उसके इलाज होने के बाद अपने आप उसका पीछा छोड़ देगी। इसे मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। वो जो सोचती है, उसे ही हकीकत समझने लगती है। उसकी सोच ही उसके सामने एक सूरत ले लेती है, और फिर वही किरदार उसके सामने ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। ज़ोया का अपना कोई वजूद नहीं है। परी के मुताबिक वो उसकी दोस्त थी, जो हमेशा से उसके साथ रही है, जो उसके साथ अपने बचपन के किस्से सुनाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। परी के साथ कभी कोई ज़ोया नाम की लड़की नहीं थी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना आए तो यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, तभी तुम मेरी बात पर यकीन कर पाओगे। परी अपने ही दिमाग में बनाई एक कहानी में खुद ही उलझ चुकी है। जब तुम उसके सामने ये कहोगे कि ज़ोया कोई नहीं है, ये सिर्फ़ तुम्हारी सोच है, तो वो खुद ही इस इमेजिनेशन से बाहर निकल आएगी। अन बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन उसके पास जैसे कोई जवाब नहीं था। वो खामोशी से अपना फ़ोन बंद करता हुआ वापस अस्पताल के अंदर जा चुका था। क्या सिर्फ एक इमेजिनेशन इतनी खतरनाक हालत तक पहुंचा सकती है? उसका दिमाग पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था।